मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस अपने यूट्यूब चैनल या नीतीश नाइट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, कैसे पानी और कोयले को मिलाकर बिजली को तैयार किया जाता है। इसका फुल वीडियो हमने देखेंगे आज और एक एक करके जानेंगे कैसे कैसे इनमें स्टेप बाय स्टेप चलता है और कैसे इनमें पानी और कोयले से बिजली को तैयार किया जाता है। दोस्तों यह जो पावर प्लांट हम लोग देखेंगे औरंगाबाद के नवीनगर में स्थित है और दोस्तों इसमें तीन यूनिट है और एक यूनिट की अगर बात किया जाए तो 660 मेगावाट का एक यूनिट है इसमें। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि कोयला से कैसे बिजली को तैयार किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी होता है कोयला होता है और दूसरा में पानी होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोयले से स्टार्ट करेंगे, कैसे कोयला वहां से जाता है बॉयलर तक। दोस्तों यह पावर प्लांट का कोल यार्ड एरिया है जिसे हम लोग CHP बोलते हैं। CHP का पूरा नाम कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। यहीं पे ट्रेनों द्वारा जो कोल आते हैं यहीं पे अनलोडिंग कर लिया जाता है और इनका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। यह करीब 30 से 35 दिन का कोल जमा करके रख सकते हैं। कोल अगर नहीं भी है तो यहाँ पे 30-35 दिन का इकट्ठा इन लोगों ने कर लेते हैं ताकि जो पावर प्लांट से लगातार विद्युत जनरेशन हो सके। यहाँ पे एक स्टेकर लगा हुआ होता है। इन स्टेकर का काम क्या होता है कि जैसे जो CHP में कोल है इनको उठाता है और उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखने का काम करता है और कन्वेयर बेल्ट उस कोल को आगे तक लेके जाने का काम करते हैं। जो CHP का एरिया होता है इन्हें खास करके बड़ा बनाया जाता है क्योंकि यहीं पे कोल को आकर स्टॉक करना पड़ता है और स्टॉक तभी हो सकता है जब उनका एरिया बड़ा हो। जो हमारा CHP से कोल चला था कन्वेयर से, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जा रहा है कोयला। यहाँ पे 2 कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ होता है। एक कन्वेयर बेल्ट को चालू रखा जाता है और एक को बंद रखा जाता है। और ये जो बंद होते हैं कन्वेयर बेल्ट, इसका मेंटेनेंस भी इसी समय कर लिया जाता है और एक चालू रहता है जिससे कि कोयला ऊपर तक जाता ही रहता है और जो जनरेशन है वो हमारा स्टार्ट रहता है। आप देख रहे हैं इन कन्वेयर बेल्ट से लगातार कोयला ऊपर जा रहा है और एक कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर रुका हुआ है। दोस्तों जो हमारा कोयला होते हैं वो एक ही कन्वेयर बेल्ट से नहीं जाता है, इनका कन्वेयर बेल्ट भी चेंज करना पड़ता है। जैसे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रांसफ़र पॉइंट बनाया हुआ है जो कि वहाँ से कोयला आ रहा है और सीधा यहाँ पे गिर जा रहा है। यहाँ पे गिरने के बाद दूसरा कन्वेयर बेल्ट से इसे आगे भेजा जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट का काम कोयला को ले जाना है, लेकिन ट्रांसफ़र पॉइंट का काम होता है उनका डायरेक्शन को चेंज कर देना। एक कन्वेयर बेल्ट से कोयला आता है दूसरा कन्वेयर बेल्ट पे और फिर वहाँ से चला जाता है, वही उसका ट्रांसफ़र पॉइंट होता है। एक कोयला को सबसे पहले क्रेशर हाउस में डाला जाएगा और क्रेशर हाउस का काम होता है कोयला को वहाँ पे एक निश्चित आकार में तोड़ देना। दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे 660 मेगावाट के 3 यूनिट है, तो तीनों यूनिट का यहाँ पे एक ही कन्वेयर बेल्ट से कोयला को भेजा जाता है, जो कि वहाँ पे आप देख रहे होंगे इनका यह एक ट्रांसफ़र पॉइंट ये हो गया। और जो कोयला क्रशर हाउस से टूट कर आता है यहाँ से चला जाता है बंकर में। यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफ़र पॉइंट से फर्स्ट यूनिट का बंकर में चला जाता है और ये जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ट्रांसफ़र पॉइंट है, यहाँ से सेकेंड यूनिट का बंकर में जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे थर्ड यूनिट का भी बंकर में चला जाता है कोयला और इसका जो साइज़ होता है 20 से 25 mm तक होते हैं। दोस्तों यही यहाँ पे बंकर है जो वहाँ से कोयला कन्वेयर बेल्ट से आता है, जो क्रशर से टूटा हुआ कोयला आता है जिसका साइज़ 20 से 25 mm होता है, इसी बंकर में भर दिया जाता है। ये जो आप 4 बंकर देख रहे हैं ऊपर में, और इस बंकर के नीचे कोल मिल लगे हुए होते हैं। यह कोल मिल का काम होता है जो क्रशर हाउस से कोयला टूट कर आया है उसे पूरा महीन पीस देता है, महीन पाउडर बना देता है कोयला का। ये जो कोल मिल होते हैं यहाँ पे कोयला को पल्वराइज कर देते हैं, कोयला को यहाँ पे बहुत महीन पीस देते हैं जो कि यह पाउडर का फॉर्म में हो जाता है। और पाउडर के फॉर्म में होने के कारण है जो कोयला होते हैं बहुत आसानी से जल सके, इसीलिए इसे पीस दिया जाता है। ये जो मिल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें रोलर मिल का यूज किया जाता है और जो दूसरा होता है वो बॉल मिल का यूज किया जाता है। लेकिन आप जो यहाँ पे देख रहे हैं यह रोलर मिल है, इसी में कोयलों को पीसा जाता है। मिल में ही रोलर लगे हुए होते हैं, इन्हीं रोलर के माध्यम से जो कोयला होता है उन्हें पाउडर का फॉर्म में बदल दिया जाता है। और दोस्तों जो हमारा पल्वराइज कोल होते हैं जो पाउडर बन जाते हैं, यहाँ से 4 पाइप होते हैं और इन्हीं 4 पाइपों के माध्यम से इसे आगे भेज दिया जाता है। इसे तब तक आगे नहीं भेजा जाएगा जब तक कि इनका मॉइस्चर इनमें से निकाल नहीं दिया जाए।
दोस्तों जो हमारा CHP का एरिया होता है वो खुले एरिया में होते हैं। वहाँ पे पानी, अगर बरसात के दिनों में पानी आया तो वहाँ पे कोयला भीग जाते हैं, और अगर हम भीगे हुए कोयलों को डायरेक्ट हम अगर बॉयलर तक बैठा दें तो वह जल नहीं पाएगा। इसीलिए जो हमारा जो मिल यहाँ से पल्वराइज कोल बना देता है, इसे हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटर में भेजते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में कोयला को भेजते ही वहाँ पे उसका मॉइस्चर निकल जाता है और जो कोयला होता है मेरा गर्म हो जाता है। जो कोयला मेरा पाउडर के फॉर्म में निकलता है उन्हें अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर में ना भेजें, अगर उन्हें इलेक्ट्रिक हीटर से पास ना करें तो हो सकता है उस कोयला में मॉइस्चर भी होगा। उन नमी के कारण कोयला अच्छा से फर्नेस में ना जलेंगे और जिससे फिर अच्छा हीट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसीलिए कोयला को गर्म कर दिया जाता है ताकि वह अच्छा से बर्न हो जाए और सारे के सारे कोयला जल जाए। दोस्तों यहाँ से जो कोयला होता है वो सीधे जाता है बॉयलर में। ये जो बॉयलर आप देख रहे हैं, अभी ये बॉयलर लाइटअप है, लाइटअप कंडीशन में ये अभी चालू है, तो इसीलिए यहाँ पे गर्मी अभी मुझे बहुत लग रहा है और वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत भी हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये जो बॉयलर है प्लांट के सबसे टॉप हिस्से पे लगाया जाता है। अभी जो मैं अभी हाइट की अगर बात करूँ तो अभी हम 88 मीटर हाइट पे आए हुए हैं और यहीं पे बॉयलर है। दोस्तों यह जो बॉयलर है इसका काम हम लोग जान लेते हैं। जो हम लोग का पल्वराइज कोल आया, जो पाउडर बन कर आता है, वह नीचे फर्नेस में वहाँ पे उसे जलाया जाता है। फर्नेस में जलाने के बाद जो वहाँ पे हीट जनरेट होता है वह हीट को एक वाटर ट्यूब को दे दिया जाता है। बहुत सारे वहाँ पे वाटर ट्यूब लगे हुए होते हैं और वह वाटर ट्यूब में वहाँ पे पानी आया हुआ रहता है और वही पानी वहाँ से स्टीम बनते हैं और उस स्टीम को फिर टरबाइन को दे दिया जाता है ताकि उससे टरबाइन रोटेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप बॉयलर देख रहे हैं यह वाटर ट्यूब बॉयलर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बॉयलर भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर का एज का बात करें कितने साल तक वह चल सकता है, तो वह 40 साल तक ही चल सकता है। 40 साल के बाद उसे बदल दिया जाता है। दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वह 3 साइकिल में काम करते हैं। पहला तो कोयला का एक साइकिल चलता है और उसके बाद फिर पानी का एक साइकिल चलता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, जो साइकिल बच जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का साइकिल होता है। जो हमने फर्स्ट जो साइकिल था कोयला का उसको हम लोग खत्म कर दिए। आपने देखे कि कैसे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए कैसे कोयला वहाँ पे पाउडर के फॉर्म में बनता है और कैसे वहाँ फिर जाता है बॉयलर तक। दोस्तों वहाँ पे हम लोग कोयला को बॉयलर तक लेकर चले गए। अब लेकर आते हैं हम लोग पानी को। जो दूसरा साइकिल होता है वो पानी का होता है। चलिए हम लोग पानी को वहाँ पे लेकर आते हैं बॉयलर में, लेकिन पानी आने से पहले कुछ स्टेप उसका होता है। चलिए उस स्टेप को हम लोग जानते हैं। चलिए अब आपको हम दिखाएंगे जहाँ से पानी आता है, क्योंकि अभी तक हमने बॉयलर में कोल को लेकर आ गया है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं रहेगा तो कोल को जलाने से क्या फ़ायदा होगा, स्टीम हम लोग बनाएंगे कैसे। तो चलिए पानी को भी लेकर आना होगा और यहाँ पे लिफ्ट का इंतज़ार कर ले रहा हूँ। लिफ्ट आ ही गया है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और जहाँ से पानी आता है वहाँ पे हम लोग जाकर देखेंगे। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मेकअप वाटर। जो मेकअप वाटर होते हैं वह किसी नदी या डैम के किनारे ही होते हैं। यहाँ के आसपास में इंद्रपुरी डैम है या इंद्रपुरी बराज भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका प्लांट का पानी यहीं से जाता है और इसे हम लोग बोलेंगे मेकअप वाटर। यहाँ पे देखिए मोटर लगे हुए होते हैं, मोटर पंप लगे हुए होते हैं और इसी के माध्यम से जो पानी पाइपलाइन के माध्यम से रिजर्वायर तक चला जाता है। यहाँ पे देखिए 2 रिजर्वायर है। रिजर्वायर एक तालाब के जैसा ही होता है जो कि वहाँ से पानी उसमें आकर भर जाता है। दोस्तों यह रिजर्वायर जो होते हैं इसमें पानी मेकअप वाटर से आता है, जो कि हमने पीछे अभी देखे। वहीं से इसमें पानी आता है और इसे पूरा स्टॉक करके रखा जाता है। देखिए इस रिजर्वायर में वहीं से पानी आ रहा है। चलिए हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं। और ये जो पाइपलाइन के हमने बारे में बोले थे, जो मेकअप वाटर से पाइपलाइन आता है डायरेक्ट यहीं पे आता है और यही रिजर्वायर में पानी को स्टॉक कर देता है। ये जो यहाँ पे रिजर्वायर है यानी जो इस तालाब है इसका गहराई की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे करीब इसका गहराई 4 मीटर है। 4 मीटर अगर इसको फीट में देखा जाए तो 12 फीट कुछ हो जाएंगे, लगभग 12 फीट के आसपास हो जाएंगे। ये है रॉ वाटर पंप हाउस। दोस्तों जो हमारा रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर में से पानी उठाने का काम जो होता है रॉ वाटर पंप हाउस ही करता है। वहाँ से आप देख रहे होंगे
इस साइड से यहाँ से पानी आ रहा है और इसे यहाँ पे मोटर कुछ लगा हुआ रहता है। ये मोटर जो होते हैं, मोटर पंप होते हैं, यह यहाँ से पानी को डायरेक्ट डीएम प्लांट को भेज देते हैं। जो पानी मेरा मेकअप वाटर में आया था, मेकअप वाटर से रिजर्वायर में, और रिजर्वायर में से रॉ वाटर में आ गया और रॉ वाटर से यहाँ पे आ गया डीएम प्लांट। दोस्तों यहाँ पे पानी को डीमिनराइज किया जाता है। डीमिनराइज करने से फ़ायदा यह होता है कि कम पानी में ज़्यादा स्टीम हम लोग को मिलता है। और अगर पानी को डीमिनराइज ना किया जाए तो जो ब्लेड होते हैं टरबाइन के, वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे, और या तो फिर जो बॉयलर का ट्यूब होता है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। आइए इससे आगे हम लोग चलते हैं। जो सामने में यहाँ पे पैनल रूम देख रहे हैं, ये जो पैनल रूम है ये डीएम प्लांट का पैनल रूम है। यहीं से कौन सा मोटर को चालू करना है और कौन सा मोटर को बंद करना है यहीं से डिसाइड किया जाता है। और इन्होंने कुछ यहाँ पे आइसोलेशन प्रक्रिया को चिपका के रखे हैं, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बॉयलर के लिए यहाँ पे फील्ड प्रेशर पंप है, बॉयलर फील्ड प्रेशर पंप, यहीं से पानी जाता है बॉयलर के लिए। और यहाँ पे खास बात होता है, जो आप मोटर देख रहे हैं एक ही लाइन में दो मोटर आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम रेटिंग का 2 मोटर होता है, एक को बंद कर दिया जाता है, दूसरे को चलाया जाता है, और उसके बाद एक को चलाया जाता है तो दूसरे को बंद कर दिया जाता है। और ये जो आप जितने टैंक देख रहे हैं सब डीएम प्लांट का केमिकल स्टोरेज टैंक है, और यहीं से पानी को डीमिनराइज किया जाता है। इन्हीं सब का मदद लिया जाता है डीमिनराइज करने के लिए। और फिर होता है, इसके बाद आता है डीएम प्लांट का एक अपना लैब होता है जहाँ पे पानी का शुद्धता जांच किया जाता है। और चलिए हम फिर आपको लेकर चलते हैं इसका केमिकल रूम में। केमिकल हाउस में चलिए हम लोग आ गए हैं। केमिकल हाउस में देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह रखा हुआ रहता है, जो पानी को डीमिनराइज करने के लिए मदद लिया जाता है इन लोग से। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे और भी केमिकल होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ और केमिकल है। चलिए देखते हैं हम लोग। आगे में देखिए एक अमोनिया है, और लेकिन उससे पहले CW केमिकल है। CW केमिकल का भी यूज किया जाता है। और उसके आगे देखिए यहाँ पे अमोनिया का भी यूज किया जाता है पानी को डीमिनराइज करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एलम का भी यानी फिटकिरी का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे रासायनिक सुरक्षा भी कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग चलते हैं CW पंप हाउस। यह CW पंप हाउस का मोटर जो कि बहुत भयानक लगता है देखने में, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखिए CW पंप हाउस का यहाँ पे 6 मोटर है, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट है तो हर एक यूनिट के लिए 2 मोटर होते हैं, तो यहाँ पे 6 मोटर हो जाते हैं। और इसका अगर रेटिंग का बात करें तो 3100 किलोवाट का एक मोटर है, जो कि 11000 वोल्टेज से चलता है। दोस्तों जो CW पंप का काम होता है, कंडेंसर में जो पानी है उसे उस पानी से हीट एक्सचेंज कर लेता है। और हीट एक्सचेंज करने से होता है क्या कि प्लांट का जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो वहाँ से जो पानी आता है हमारा वो सीधा चला जाता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर को हम लोग देखेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे, वीडियो में अभी आप बने रहिए। और दोस्तों ये जो CW पंप का पानी है आपस में सर्कुलेट होते रहते हैं, यहाँ से कंडेंसर से कूलिंग टावर, और कूलिंग टावर से फिर वापस आते हैं। अभी तक हमने इस मोटर के बारे में जानने हैं, अब चलिए इसके नीचे जाते हैं और नीचे जाकर इसका पंप के बारे में देखेंगे। पंप कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है। दोस्तों यह CW पंप 1, इसी प्रकार से आप नीचे देखिए तो यहाँ पे 6 पंप है, आपको लगातार एक ही पैरेलल में मिल जाएंगे। और जो उसका मोटर ऊपर रहता है और CW पंप नीचे रहते हैं। और दोस्तों यह जो CW पंप का पानी जाता है कंडेंसर के बगल से होकर गुजारा जाता है, ताकि वहाँ पे हीट एक्सचेंज कर लिया जाए। और वहाँ पे हीट एक्सचेंज होने के बाद जो पानी गर्म हो जाते हैं वह सीधे कूलिंग टावर चले जाते हैं, और कूलिंग टावर में ठंडा होने के बाद फिर CW पंप आते हैं। यही प्रक्रिया बार बार वहाँ दोहराया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने सेकेंड साइकिल का जो पूरा काम यहाँ पे हो गया। जो सेकेंड साइकिल था वो पानी ही आ रहा था। फर्स्ट साइकिल में कोल यहाँ पे आया बॉयलर तक, और सेकेंड साइकिल में यहाँ पे पानी भी आ गया। अब यहाँ पे थर्ड साइकिल क्या होता है, जो बॉयलर से जब पानी यहाँ पे स्टीम बनकर जाता है वो सीधे जाता है टरबाइन के ब्लेड पे। दोस्तों यहाँ पे थर्ड साइकिल यही होता है, वहाँ से जो आया स्टीम और टरबाइन के ब्लेड पे गया, और जब टरबाइन रोटेट करेगा उसके साथ अल्टरनेटर भी कपल्ड रहते हैं। कपल्ड होने के साथ वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाता है। दोस्तों पहला साइकिल में हमने यहाँ पे कोयला को ला दिए थे, दूसरा साइकिल में यहाँ पे पानी भी आ गया।
जब कोयला को यहाँ पे जब हम लोग जलाएंगे तो उससे जो हीट निकलेगा, उस हीट के कारण पानी भी यहाँ पे गर्म होंगे, और जब पानी गर्म होगा तो यहीं से स्टीम बनेगा, और यह जो स्टीम होते हैं सीधे जाते हैं टरबाइन पे। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं टरबाइन के पास। दोस्तों, बॉयलर से स्टीम को लाने के लिए टरबाइन तक पाइपलाइन का सहारा लिया जाता है, और यह जो पाइपलाइन होते हैं पूरी तरीके से इंसुलेट होते हैं, ताकि जो बॉयलर से स्टीम आ रहा है टरबाइन तक आते आते इसका टेम्परेचर घट न जाए, इसीलिए इसे प्रॉपर ढंग से इंसुलेट किया हुआ रहता है। यहाँ पे 3 टरबाइन लगा हुआ रहता है। पहला जो होता है HP टरबाइन होता है, इसका पूरा नाम होता है हाई प्रेशर टरबाइन। सबसे पहले जो स्टीम होता है इसी टरबाइन पे लाया जाता है। फिर जो होता है बीच में इसका देख रहे होंगे आप, IP टरबाइन होता है, जिसका पूरा नाम इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन होता है। और जो थर्ड में होता है LP टरबाइन होता है, जिसका पूरा नाम लो प्रेशर टरबाइन। दोस्तों, सबसे पहले स्टीम को लाया जाता है हाई प्रेशर टरबाइन पे, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन पे, फिर उसके बाद स्टीम जो जाता है लो प्रेशर टरबाइन पे। लो प्रेशर टरबाइन पे स्टीम जाते जाते इतना स्टीम का वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है कि फिर वह किसी को नहीं वो घुमा पाएगा। जो स्टीम जो होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने के कारण ही उसका जो ब्लेड है टरबाइन को वो घूम पाता है, लेकिन वह थर्ड टरबाइन तक जाते जाते इतना वह नॉर्मल हो जाता है तो वह किसी काम का नहीं होता है, फिर उसे कंडेंसर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस टरबाइन के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे अल्टरनेटर कपल्ड रहते हैं, और यहाँ से जो टरबाइन है यह मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से जनरेट होता है। इस टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग जनरेटर को देते हैं। यहाँ पे देखिए यह जनरेटर लगा हुआ है। यह जो अल्टरनेटर है इसका RPM 3000 होता है। RPM का पूरा नाम रनिंग पर मिनट होता है। 1 मिनट में यह 3000 बार घूम जाता है दोस्तों। और इसका जो जनरेटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे 22 kV है, यानी यहाँ से 22,000 वोल्टेज को जनरेट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप जनरेटर के पीछे देखिएगा एक एक्साइटर लगा हुआ था। एक्साइटर का काम केवल DC सोर्स, उसका जो रोटर है उसका फील्ड में भेजने का काम होता है। फील्ड में जैसे ही DC करंट जाता है तो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट तैयार होता है, और जब परमानेंट मैग्नेट तैयार होता है और वह जब फ्लक्स को काटता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने लगता है। दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं कंट्रोल रूम। यह है कंट्रोल रूम। यहाँ पे आप देखिए, यहीं से पूरा तय किया जाता है कितना मेगावाट जनरेशन हमको करना है, कितना मेगावाट जनरेशन करने के लिए स्टीम का प्रेशर कितना होना चाहिए, किस वाल्व को कौन सा समय ऑन करना है, किस वाल्व को कौन सा समय ऑफ करना है, कौन सा मोटर को ऑन करना है, कौन सा मोटर को ऑफ करना है। सारा कंट्रोल यहीं से किया जाता है। यहाँ ऊपर आप डिस्प्ले में देखिए, ऊपर साफ दिखा रहा है कि 461.1 मेगावाट विद्युत जनरेशन हो रहा है, और बगल में यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिखा रहा है कौन सा समय में कितना मेगावाट जनरेट हो रहा है, और उसके बगल में आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। दोस्तों, जो इंडिया का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ से कंट्रोल रूम से बार बार देखा जाता है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, कहीं बढ़ तो नहीं गया है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे भी बैलेंस करके रखा जाता है। दोस्तों, अभी हमने एक कंट्रोल रूम का काम देखे कि कंट्रोल रूम का क्या काम होता है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे जो हमारा जनरेटर से 22,000 का वोल्टेज अभी जो जनरेट हुआ वो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे। जो जनरेटर से जनरेट किया गया वोल्टेज होता है उसे इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे लाया जाता है, और ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं इसे स्टेप अप कर दिया जाता है। यहाँ से उसका जो वोल्टेज लेवल होता है उसका वोल्टेज लेवल को 22 kV से और बढ़ा देता है। यहाँ पे टोटल इसका जो वोल्टेज को बढ़ाता है वह 132 kV कर देता है, यानी कि 1,32,000 वोल्टेज। दोस्तों, 1,32,000 वोल्टेज करके और यह CV चार्ट को दे देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हर एक फेज के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे फेज यहाँ पे R फेज के लिए देखिए एक ट्रांसफार्मर है, फेज Y के लिए यहाँ पे अलग है, और फेज B के लिए यहाँ पे अलग ट्रांसफार्मर है। हर एक फेज के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं। दोस्तों, यह जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जब बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाने के बाद इसे आप देखिए ऊपर में ले जाकर उसका जो कंडक्टर में जोड़ दिया गया है, और यहाँ से फिर इसे स्विचर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ में देख रहे होंगे ओवरहेड यहाँ से तार गया है, ओवरहेड कंडक्टर गया है, जो कि यहाँ पे फेज R है,
फेज वाई ए है और फेज बी ए है। यहाँ से स्विच यार्ड चला गया है। दोस्तों आइए हम लोग भी चलते हैं स्विच यार्ड में। दोस्तों ये स्विच यार्ड एरिया जो मेरा ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है वह यही स्विच यार्ड में आता है। और यहाँ पे आप देखिएगा स्विच यार्ड का सबसे प्लांट का ऊपर वाला एरिया से दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि बहुत छोटा छोटा यहाँ पे इंसुलेटर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्विच यार्ड में यहाँ पे सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है जो कि यह SF6 सर्किट ब्रेकर है। हाई वोल्टेज को आइसोलेट करने के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पे SF6 सर्किट ब्रेकर को यूज किया गया है। दोस्तों जो वोल्टेज अल्टरनेटर से बनता है वह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है और जो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाता है उसे स्विच यार्ड को दे दिया जाता है और स्विच यार्ड दे देता है ट्रांसमिशन लाइन को और यहीं से ट्रांसमिशन लाइन कहीं दूर चले जाते हैं, यहीं से इनका विदाई हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि एक थर्मल पावर प्लांट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, लेकिन अभी भी इसका काम खत्म नहीं होता है। दोस्तों जो कोयला हम लोग को बॉयलर में आ रहा था वो कहीं ना कहीं जल के यस्क बना होगा, वह छाई बना होगा। फिर वह छाई को क्या किया जाता है, चलिए वो हम लोग प्रोसेस को जानते हैं। दोस्तों बॉयलर में जो कोयला जलता है और जलने के बाद जो यस्क वहाँ से बन जाते हैं, जो राख बनते हैं वह सीधे आ जाते हैं हॉपर में। यहाँ पे आप देखिए ये हॉपर है और हॉपर के नीचे एक पाइप लाइन होते हैं। यही पाइप लाइन के माध्यम से यहाँ से जो यस्क हैं उसे आगे भेज दिया जाता है और जो यस्क होते हैं वह यस्क हैंडलिंग प्लांट में आकर स्टोर हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका स्टोरेज बनाया हुआ रहता है, इसी में आकर स्टोर होता है यस्क और इसके नीचे देखिए ट्रक आकर लगा हुआ है, इसी ट्रक में भर के आगे बैठा दिया जाता है। दोस्तों इसका जो उपयोग होता है, जो छाई बचता है कोल जलने के बाद, इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए हो जाता है या तो फिर इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कुछ छाई ऐसे होते हैं जिनमें पानी मिलाकर यस पाउंड में भेज दिया जाता है। आप यहाँ पे देखिए प्लांट का यस पाउंड है जो पानी से पूरा भरा हुआ है और जो प्लांट से यश होते हैं, जो बचे हुए मटेरियल होते हैं कोयल के जलने के बाद, उसे भेज दिया जाता है। आप देखिए वहाँ पे प्लांट है और इसका यस पाउंड जो है काफ़ी दूर है प्लांट से। दोस्तों यहाँ पे देखिए FD फैन लगा हुआ है, इसका काम होता है एटमॉस्फेयर से हवा को सक कर लेना और वह हवा को देता है प्री हीटर को। प्री हीटर वहाँ पे हवा को गर्म कर देता है और जो गर्म हवा होता है वह चला जाता है फर्नेस में। दोस्तों यहाँ पे देखिए PA फैन लगा हुआ है जिसका पूरा नाम प्राइमरी एयर फैन होता है। इसका काम जो होता है, जो मिल में कोयला वहाँ पे पल्वराइज किया गया है, यहाँ से वह हवा बनाते हैं और हवा जाता है सीधा मिल में जाता है और वहीं से जो पल्वराइज कोल होते हैं वह सीधे जाते हैं फिर फर्नेस में। दोस्तों यहाँ पे देखिए यह है ID फैन। ID फैन चिमनी से कनेक्ट होते हैं और जितने भी यहाँ पे फ्लू गैस आता है वह फ्लू गैस को ऊपर निकालने का काम करता है। इसे उड़ाकर ऊपर निकाल देता है, लेकिन इसे उड़ाने से पहले यहाँ पे ESP लगाया हुआ रहता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। दोस्तों ESP का जो मेन काम होता है, जितने भी फ्लू गैस में छाई मिला हुआ है उस छाई को वहाँ से अलग कर लेता है। वहाँ से अलग करने के बाद जो वहाँ से फ्लू गैस बचता है वह आता है ID फैन, उसे सक कर लेता है और ID फैन सक करके फिर चिमनी द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। दोस्तों ये जो आप चिमनी का हाइट देख रहे हैं, इसका हाइट 273 मीटर है और अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो हर एक पावर प्लांट का जो चिमनी होता है उसका हाइट अलग अलग रखा जाता है, लेकिन चिमनी का हाइट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही पोल्यूशन कम होते हैं आसपास के एरिया में। दोस्तों यहाँ पे छाई का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आता है बारी पानी का। जो पानी स्टीम बनकर गया था टरबाइन पे वह कहीं ना कहीं फिर से लौटता ही होगा। तो दोस्तों जो पानी यहाँ पे होता है, पानी यहाँ से कूलिंग टावर पे जाता है। कूलिंग टावर, चलिए हम लोग कूलिंग टावर वहाँ पे देखते हैं कूलिंग टावर कैसा होता है और वहाँ पे वह पानी को ठंडा कैसे करता है। दोस्तों कुछ देर पहले हमने CW पंप के बारे में देखे थे। जो CW का पंप था वह सीधा पानी को लेकर जा रहा था कंडेंसर में और वहीं से पानी को हीट एक्सचेंज कर रहा था और जो पानी वहाँ पे हीट एक्सचेंज होने के बाद जो गर्म हो जाता है वही पानी यहाँ पे आता है कूलिंग टावर में। देखिए यहाँ पे कूलिंग टावर है और इसी तरह यहाँ पे पानी सर्कुलेट करते रहता है। यहाँ से जाता है पानी CW से कंडेंसर जाता है। कंडेंसर से जो पानी हीट एक्सचेंज करने के बाद गर्म हो जाता है वह फिर से उसे ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर लाया जाता है। इसी तरह पानी का साइकिल यहाँ पे चलते रहता है।
दोस्तों आइए इसके पास में चलते हैं। यहाँ पे देखिए पानी ऊपर से गिराया जा रहा है और जो पानी ऊपर जा रहा है यहाँ पे इस पाइपलाइन के माध्यम से जा रहा है। देखिए यहाँ से पानी ऐसे जा रहा है ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है। कूलिंग टावर में ब्लेड लगा हुआ आता है जिससे कि पानी को एक पृष्ठ तनाव दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे जो पानी होते हैं वर्षा के बूंदे जैसे टूट जाते हैं और टूटने से होता है क्या है कि इसके नीचे से जैसे एयर पास होता है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसीलिए इसे इस प्रकार से हाइट से गिराया जाता है ताकि यह बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। तो अभी हम लोग आ गए हैं कूलिंग टावर के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए यह जो है कूलिंग टावर में जो मोटर का यूज किया जाता है और यहाँ पे वही मोटर का गियर बॉक्स है, इसे बीच में फिट किया हुआ रहता है और इसी में पंखा को फिट किया हुआ रहता है। इसका जो पंखा होते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नीचे से एयर को सक करता है और जितने भी गर्म स्टीम वहाँ पे बने हुए रहते हैं गर्म स्टीम को यहीं से उड़ा देता है। कूलिंग टावर में इसका स्टीम को ऊपर उड़ाने के लिए यही ब्लेड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे और इसमें मोटर भी लगा हुआ था। चलिए हम लोग मोटर के पास चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टीम ऊपर जा रहा है। ये जितना भी गर्म स्टीम है यहाँ से ऊपर निकाल देता है और ये इसका मोटर है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर प्लांट यहाँ पे शट डाउन हो गया तो फिर उसे लाइट अप करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे चाहिए होता है। वो एनर्जी कहाँ से आता है तो वह एनर्जी को चलिए हम लोग देखते हैं। एक ऑक्सिलरी बॉयलर होता है, वह एनर्जी वहीं से आता है और जिससे प्लांट को लाइट अप किया जाता है। दोस्तों यह है ऑक्सिलरी बॉयलर। ऑक्सिलरी बॉयलर यह तेल से चलते हैं। इनका काम तब होता है जब प्लांट शट डाउन हो जाता है। दोस्तों प्लांट जब शट डाउन हो जाता है तो इसे तेल से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले ऑक्सिलरी बॉयलर को। ऑक्सिलरी बॉयलर जब स्टार्ट हो जाता है तो इसका जो एनर्जी होता है फिर प्लांट तक जाता है जिससे कि प्लांट लाइट अप हो सके। इसके लिए यहाँ पे देखिए स्मोक निकलने के लिए यहाँ पे चिमनी बनाया हुआ है और इसका अगर चिमनी का हाइट का बात किया जाए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इसका हाइट 17 से 20 मीटर ही होगा। दोस्तों पावर प्लांट में फायर सेफ्टी डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर या तो फिर इसके लिए एक स्पेशल पाइपलाइन होते हैं। ये जो आप रेड कलर के पाइपलाइन देख रहे हैं ये पानी के पाइपलाइन होते हैं। इस पाइपलाइन को प्लांट के कोने कोने तक बिछाया हुआ जाता है ताकि आग लगने पर इसका ही मदद लिया जाए। दोस्तों ये है असेंबलिंग पॉइंट। हर एक प्लांट में असेंबलिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक सुरक्षा के लिए ही दिया जाता है। अगर मान लिया जाए प्लांट में कोई ऐसा हादसा होने वाला है, कोई भी केमिकल विस्फोट करने वाला है तो सबसे पहले जो वर्कर होंगे असेंबलिंग पॉइंट ही आएंगे ताकि उनको अच्छा से काउंट किया जाए सभी वर्कर को और जितने वर्कर नहीं आए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह थर्मल पावर प्लांट से कैसे कोयला और पानी से बिजली को जनरेट किया जाता है ये आपने पूरा वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।